आमंत्रित किया जाता है। और आज देखो किसानों की छटा आईसीआर में दिखाई दे रही है। मेरी जैकेट भी आपकी जैसी है। हम भी किसानों के रंग में रंगे हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं उन वीर शहीदों को, क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने अपने खून की अंतिम बूंद देके भारत को स्वतंत्र किया, आजाद किया। उन सबको प्रणाम। पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? सुनेगा पत्ते कौन बोलेगा? कौन पक्ष पर खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? वीरों की पूजा नहीं हुई तो वीरती बांझ हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की थी। हजारों क्रांतिकारी साथी थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। और जब फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय को उद्घोष निकलते थे और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो प्रार्थना करते थे कि भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र नहीं हो जाए। भारत माता आजाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का में। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारे अमर क्रांतिकारी आज आजादी के तराने गाया करते। चंद्रशेखर आजाद 15 साल का नौजवान, अब भारत माता की जय बोलना गुनाह था, अपराध था। लेकिन भारत माता की जय बोलते हुए निकले, पकड़ लिए गए, 15 पैंत मारने की सजा मिली, शर्ट खोल दी, लिटा दिया, बैत उठता और सड़क से पीठ पे पड़ता। लेकिन हर बैत के साथ चंद्रशेखर आजाद कहते भारत माता की जय। और जब 15 बैत की सजा पूरी हो गई तो चंद्रशेखर जी ने कहा, एक बार तो मेरे जीते जी तुमने चंद्रशेखर को पकड़ लिया, अब दोबारा जीते जी चंद्रशेखर को पकड़ नहीं पाओगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं आजाद ही मरेंगे। और जब एक गद्दार की गद्दारी के कारण एल्फ्रेड पार्क में घेर लिए गए चंद्रशेखर आजाद, लड़ते रहे जब अंतिम गोली उनकी माउजर पिस्तौल में, जिसे कहते थे वो तमतुल बुखारा, जब आखिरी गोली बची तो भारत माता की माटी को हाथ में लेके कहा, मां मुझे माफ कर देना, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। और अपनी कनपट्टी में पिस्तौल अड़ा के अपने जीवन की लीला समाप्त कर दी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि भगत सिंह को छुड़ा जाए, जेल से छुड़ा के ले जाए, फांसी की सजा हुई थी। और जब गए और बातचीत की कि हमने तो योजना बना ली, तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का चेहरा गुस्से से तमतम आ गया। बोले, भगत सिंह को कायर समझते हो? मैं मौत से डरता हूं। क्रांतिकारी मित्रों ने कहा, भगत सिंह मौत से कैसे डर सकता है? लेकिन मन में तकलीफ यही है कि एक भगत सिंह फांसी के फंदे पे अगर छूट गया तो इस क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, ये आगे कैसे बढ़ेगा? तब कहा था शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कि एक भगत सिंह मर जाएगा फांसी के फंदे पर चढ़कर, लेकिन उसकी रक्त की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, जो जब तक रहेंगे जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, भारत माता आजाद नहीं हो जाती। कितनी कहानी।
वीरता की, बलिदान की, कुर्बानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और महारानी लक्ष्मीबाई अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पद सिखा गई, जो हमको सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। उन सबको प्रणाम करो। स्वतंत्रता के आंदोलन में जिसने भाग लिया उनके कारण आज आजाद। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि वो देश के लिए अपना सब कुछ लुटा गए। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। और एक जिंदा लोकतंत्र जिसको कहते हैं उसका प्रमाण है कि आज आजादी की है। इस महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस पर गांव-गांव से मेरे किसान भाई और बहन यहाँ पधारे हुए हैं। एक बार मैं फिर आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सही अर्थों में आप भारत के दिल की धड़कन। हमारे लिए आप किसान नहीं है, हमारे लिए आप भगवान हैं, अन्नदाता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प, अन्नदाता को सुखी और समृद्ध बनाना, उसकी आय बढ़ाना। मैं जब कृषि मंत्री बना तो मैंने सोचा कि लाल किले की प्राचीर का जो भाषण होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भाषण होता है किसी भी प्रधानमंत्री का। तो मेरे मन में उत्सुकता थी कि मैं प्रधानमंत्रियों के भाषण पढ़ूं और भाषण पढ़ के देखूं कि किस प्रधानमंत्री ने किसान के बारे में, खेती के बारे में क्या कहा है, कितनी बार कहा है। मैं जान के आश्चर्यचकित रह गया। मैंने उठाया 1947 से लेकर अब तक के भाषण। मेरे किसान भाइयों, ये सच आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं किसी की आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। लेकिन किसान की अगर बात करें तो 1947 से उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिए। 47 में एक बार किसान का नाम नहीं लिया, 48 में एक बार, 49 में नहीं लिया, 50 में नहीं लिया, 51 में नहीं लिया, 52 में नहीं लिया, 53 में नहीं लिया, 54 में नहीं लिया, 55 में नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में नहीं लिया, 58 में नहीं लिया, 59 में एक बार, 60 में नहीं लिया, 63 में नहीं लिया, 62 में एक बार, 63 में नहीं लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल में अगर किसान होगा तब तो किसान जवान पे आएगा। पिछली सरकारों की प्राथमिकता कभी किसान नहीं, कभी खेती नहीं देखी। मुझे पता है, जब मैं छोटा था, इमरजेंसी के दौर, उसके पहले 73 में, 74 में, किसान भाइयों की उम्र ज्यादा अगर उनको याद हो तो लेवी वसूली जाती थी। लेवी अगर 50 क्विंटल पैदा हुआ तो 25 क्विंटल धर जाए। यहाँ अफसर आते थे और बिंडे खाली कर जाते थे। स्वर्गीय इंदिरा जी ने भी कभी किसान का नाम इक्का दुक्का बात दिया। और हमारे एक प्रधानमंत्री जी, ऐसे मैं आदर सबका करता हूं, जब उन्होंने देखा एक जगह कि लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों रखी हुई थी, तो पता चला लाल मिर्च के रेट ज्यादा होते हैं, तो उन्होंने कहा हरी काय को बोलते हो, लाल ही लगाओ। ये खेती के बारे में क्या। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने, 14 में उन्होंने 6 बार नाम लिया किसान, 15 में 23 बार, 16 में 31 बार, 17 में 20 बार, 18 में 17 बार, 19 में 17 बार, 20 में 17 बार, 21 में 15 बार, 22 में 23 में, और आज तो आपने देखे 24 में कितनी बार किसानों को। क्योंकि खेती दिल में है, किसान दिल में है।
और उसका भला चाहते हैं। मेरे किसान बहनों और भाइयों, सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी खेती है। मैं तो सौभाग्यशाली हूं, सच में सौभाग्यशाली। मुझे आपके सेवक के रूप में काम दिया गया है, किसानों की सेवा। इससे पवित्र काम क्या होगा? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 6 तरह के काम करेंगे। किसान भाइयों, 6 प्राथमिकता है हमारी खेती की। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। हमको उत्पादन बढ़ाना है। अभी भी हमारा उत्पादन दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कई चीजों में कम, हम तेजी से बढ़ रहे हैं, अन्न के भंडार भर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और उत्पादन बढ़ाने के लिए जितनी चीजें हो सकती, सबसे पहली चीज है बीज। अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी खेतों में थे, खेतों में बाजरा के खेत के बीच में खड़े हुए किसानों से चर्चा करते हुए आपने फोटो देखे होंगे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के। हम लोग नए बीज जो ज्यादा उपज दे, जलवायु के अनुकूल हो, बढ़ते हुए तापमान में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर पाए, उत्पादन ना घटे, उत्पादन बढ़े। 100 दिन की कार्य योजना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 100 दिन में क्या क्या करेंगे? आईसीआर ने तय किया। मिस्टर पाठक यहाँ बैठे हुए, हमारे साइंटिस्ट साथी यहाँ बैठे हुए, मैं उन सबको बधाई देता हूं। इन्होंने तय किया कि 109 फसलों के 109 बीजों की नई प्रजातियां तैयार करेंगे, उनके बीज तैयार करेंगे। अब जैसे एक फसल लगी बाजरे की, दिखाई कि नहीं दिखाई? मेरे किसान आए, दिखा देंगे। बाजरे की ऐसी फसल जो 70 दिन में आ जाएगी, 70 दिन में। आमतौर पर बाजरा आता है 110 से लेके 115-20 दिन के बीच, 70 दिन की फसल, समय बचेगा। मई जून में ही आप लगा सकते हैं। भारी बारिश हो गई तो अभी बच जाएगी, क्योंकि कटाई जल्दी हो जाएगी। एक धान की फसल आप अगर देखेंगे, मैं चाहता हूं कि हमारे किसान भाई यहां आए हैं तो उनको धान के फसल के भी दर्शन का। उसमें सीधे बुआई की, रुपाई नहीं की, सीधे बुआई। अब सीधे बुआई में दिक्कत है। दिक्कत क्या? कचरा बहुत हो जाता है, खरपतवार। ऐसा नीलानाशक है कि इस खरपतवार में डाल देंगे तो धान सुरक्षित रहेगी और खरपतवार समाप्त हो जाएगा। लेकिन धान या धान के पौधे में कोई दुष्प्रभाव उसका नहीं होगा। और सीधे बुआई के कारण पानी कम से कम 30% कम लगेगा, मचाने का, रुपाई का खर्चा भी बचेगा। ऐसी वैरायटी दे जाती। अच्छे बीज चाहिए भाई, अच्छे बीज, तब तो उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग बीज उनको बनाने का काम कर रहे हैं। वो फल के भी है, सब्जियों के भी है, श्रीअन्न के भी है। 109 प्रजाति